क्वेश्चन नंबर 10 भारतीय राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य बतलाइए। उत्तर राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य है पहला विनियोग दर से बढ़ाना एवं राजकोषीय नीति एवं लक्ष्य विनियोग की दर को बढ़ावा देना। इससे वास्तविक तथा संभाव्य उपभोग को रोककर वृद्धिशील बचत अनुपात बढ़कर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, आर्थिक स्थिरता पाने हेतु विकासशील देशों में तेजी मंदी की दशाएं आती है। इसे चक्रीय उच्चवन कहते हैं। इस उच्चवन को नियंत्रित करने में राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ सरकार को गोधन न्याय योजना को समझाइए। उत्तर, छत्तीसगढ़ सरकार के गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को की गई थी। इसके प्रमुख उद्देश्य थे पहला, पशुपालकों की आय में वृद्धि एवं पशुपालन की खुली चपाई पर लोग लगाकर द्विफसली क्षेत्र का विस्तार करना। दूसरा, जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देकर रासायनिक उर्वरकों की उपयोग में कमी लाना तथा भूमि की उर्वरक में सुधार लाना। तीसरा, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजन करना। प्रश्न 12, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण साख एवं गैर संस्थागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। गैर संस्थापक स्रोत से अभिप्राय ऐसे संस्थाओं से है जो विनियमित संस्था के अधीन नहीं होते हैं, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इनके व्यापार के ऊपर विशिष्ट संस्था का कोई दबाव नहीं होता है। इसके द्वारा दिया गया जाने वाला ऋण ब्याज दर संस्थागत स्रोतों से अधिक होता है। इसके मुख्य रूप से साहूकार, व्यापारी, जमींदार, कमीशन एजेंट और रिश्तेदार आदि शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ में महिला एवं पुरुष लिंग अनुपात क्या है तथा भारत के अन्य राज्यों में इसका क्या स्थान है। प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं की कुल संख्या को ही लिंग अनुपात कहा जाता है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात 1000 अनुपात 943 है, जबकि छत्तीसगढ़ की लिंग अनुपात 1000 में 991 है। लिंग अनुपात के आधार पर छत्तीसगढ़ भारतीय राज्यों में चौथे पायदान पर है, जबकि राज्य सहित केंद्रों एवं शासित प्रदेश को शामिल करते हुए 5वें पायदान पर है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के निजी क्षेत्रों के महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, निजी उपक्रम या निजी क्षेत्र से ऐसी औद्योगिक, व्यापारिक एवं वित्तीय इकाइयों से है जिन पर व्यक्तियों या गैर सरकारी संगठनों का स्वामित्व एवं प्रबंधन होता है। इसके निम्नलिखित महत्व है। पहला, व्यक्तिगत साधनों का प्रयोग। देश में समृद्ध नागरिकों के पास दो महत्वपूर्ण साधन भूमि एवं पूंजी होते हैं। इनके उत्पादन कार्य में लगने के लिए निजी क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ये लोग लाभ कमाने के उद्देश्य से उद्योग स्थापित करते हैं। इससे व्यक्तिगत साधन का प्रयोग सुनिश्चित होता है। दूसरा, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। जब लोग अपने व्यक्तिगत साधनों का उपयोग उत्पादन कार्य में करते हैं तो इससे राष्ट्र की कुल उत्पादन में वृद्धि होता है, जिससे राष्ट्रीय आय के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। तीसरा, बचत को प्रोत्साहन एवं साम्यवादी राष्ट्रों की तुलना में पूंजीवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में बचत की प्रवृत्ति ज़्यादा देखी जाती है। इसका मुख्य कारण निजी क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 15, सार्वजनिक राजस्व के मुख्य स्रोत क्या है, इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहला, कर राजस्व ऐसे आय जो सरकार को करों के माध्यम से प्राप्त होते हैं और दो प्रकार की होती हैं। पहला, प्रत्यक्ष कर ऐसे कर जिनमें कराघात और करापात एक ही बिंदु होते हैं, जैसे कि आयकर एवं संपत्ति कर, उपहार कर एवं मृत्यु इत्यादि। ख, अप्रत्यक्ष कर। इसमें कराघात एवं करापात अलग अलग बिंदुओं पर होते हैं, जैसे कि बिक्री कर एवं वस्तु कर एवं सेवा कर एवं मनोरंजन इत्यादि। तीसरा, गैर कर राजस्व ऐसे आय जो सरकार के करों के अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे कि शुल्क, लाइसेंस शुल्क एवं जुर्माना, संपत्ति जब्त करना इत्यादि। 16,
छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता की चुनौतियाँ एवं समाधान पर अपने विचार दीजिए। उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता की चुनौतियाँ एवं समाधान। चुनौतियाँ: पहला, विभिन्न नियमों के असांत वित्तीय के प्रमुख स्रोतों होने के कारण सरकार एवं सहकारिता समितियों में अधिक हस्तक्षेप बना रहना चाहिए। दूसरा, कुशल कार्य बल की कमी व कुशल कार्मिकों को आकर्षित करने में सहकारिता संस्थाओं की अक्षमता सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तीसरा, मजबूत एवं राजनीतिक संबद्धता के साथ समाज के स्थानीय रूप में शक्तिशाली सदस्यों के प्रमुखत्व के कारण सहकारी समितियों के राजनीतिकरण होना चाहिए। समाधान: पहला, सहकारी समितियों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में लाना चाहिए। दूसरा, सदस्यों के अधिकारों के साथ साथ सहकारी समितियों के उद्देश्य के बारे में जागरूकता का प्रचार करना चाहिए। तीसरा, समाज के सदस्यों के बीच नैतिक व्यवहार और सहयोग की भावना सुनिश्चित करने के लिए मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना चाहिए।